नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज कुछ दृश्यों, कुछ विजुअल्स, कुछ घटनाओं और देश के भीतर और देश के बाहर कुछ ऐसी हलचलों की चर्चा करते हैं, जिनके बारे में हम लोग पिछले 6-8 महीने से तो लगातार बात करते आ रहे थे, आशंका व्यक्त करते आ रहे थे कि 2023 और 2024 भारत के लिए कितने अहम वर्ष होने जा रहे हैं। देश को पटरी से उतारने के लिए तमाम तरह की साजिशें रची जाएँगी। ऐसे बेमेल विवाह होंगे, सगाई होंगी, विवाह होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सगाई भी होगी, बाकी रस्में भी होंगी और ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचेंगी या नहीं पहुँचेंगी, जब शहनाई बजती हैं, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन वो चीज़ें, वो आशंकाएँ अब सच होनी शुरू हो चुकी हैं। कल भी एक एपिसोड में मैंने आपको इसके बारे में बात की थी और आज फिर से कुछ और दृश्यों, कुछ और हलचलों, घटनाओं, कुछ विजुअल के साथ आपको बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से देश के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। और जब मैं देश की बात करता हूँ, तो ये भी समझ लीजिए कि जो आज का हमारा देश है, आज का जो भारत है, जो तन करके खड़ा हुआ है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे बेपटरी करने के लिए किस-किस तरह के लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं, किस-किस तरह के देश के भीतर और देश के बाहर कुछ संगठन, कुछ चेहरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ साजिशें रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीबीसी की जिस डॉक्यूमेंट्री की बात हमने कल की थी, परसों की थी, उसका आंशिक ज़िक्र ज़रूर करूँगा आज भी और वो इसलिए कि ब्रिटिश सांसद जो पाकिस्तानी मूल के सांसद हैं, इमरान हुसैन, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में जो भाषण दिया और जिस पर वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का तुरंत जवाब भी आ गया। उन्होंने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री से न केवल असहमति व्यक्त की, बल्कि ये भी कह दिया कि जो कुछ दिखाया गया है, वो एक तरीके से सही नहीं है, सच से दूर है और हमारी सरकार बिल्कुल सहमत नहीं है इन तथ्यों से। भारत का तो रिएक्शन आपको पता ही है कि क्या आया है। तो चलिए कुछ दृश्यों के साथ ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है इस समय हमारे देश में। ये पहला विजुअल है, आप देख रहे हैं, इसमें 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर संजय राउत और राहुल गांधी एक साथ खड़े हुए हैं, खिलखिला रहे हैं। किस पर हँस रहे हैं? क्यों इनको हँसी आ रही है? ये तो ज़रा समझना मुश्किल है। लेकिन एक कॉमन तथ्य है इन दोनों के साथ। राहुल गांधी पर भी ईडी का शिकंजा कसा हुआ है और संजय राउत पर भी। हाँ, अक्टूबर-नवंबर 2019 में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र में साथ आए थे। उस समय तो अहमद पटेल भी जीवित थे।
एक होटल में इनकी मीटिंग हुई थी और वहाँ तय हुआ था कि महाविकास अघाड़ी बनाया जाएगा। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे और सशरीर एनसीपी और कांग्रेस सरकार का हिस्सा होंगे। सरकार बन गई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। मलाईदार विभाग एनसीपी और कांग्रेस ने हथिया लिए और जो टोटल बजट हुआ करता था उसका भी अधिकांश हिस्सा इन्हीं के मंत्रियों के पास, इन्हीं के मंत्रियों के मंत्रालयों के पास आता था। और क्या हुआ है उन 2.5 सालों में, ये तो अब देश ही नहीं, दुनिया भर में जो है वो सारी घटनाएं, सचिन वाजे, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, परमवीर सिंह, संजय राउत और भी कई चेहरे, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के साले साहब, बहुत सारे लोग न केवल रडार पर आए केंद्रीय एजेंसियों के, बल्कि इनमें से कई को तो जेल की हवा खानी पड़ी है। खुद ये संजय राउत जो खड़े हुए ही करके आपको हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी के साथ, 103 दिन ऑर्थर रोड जेल में बिता करके बाहर आए हैं। बाला साहब ठाकरे का चित्र मैंने इसलिए लगाया है कि आज उनका जन्म जयंती है और इसके ठीक नीचे बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे किन से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि मंडल है। मुझे पता नहीं कि बाला साहब ठाकरे कभी इस तरह की पंचायत लगा करके बैठे थे क्या, और उनकी जो विचारधारा थी वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है, और उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनके जो सिद्धांत थे, उनको बाला साहब ठाकरे के ही बेटे ने किस तरह तिलांजलि दी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए, ये भी हम और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और फिर इसी मुद्दे को मुद्दा बनाते हुए इन्हीं के संगी साथी, यानी 55 में से 40 शिवसेना के एमएलए टूट करके फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए, जिनके नेता एकनाथ शिंदे इस समय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये जो राहुल गांधी और संजय राउत की जुगलबंदी आप देख रहे हैं, ये शो करती है कि ये कितने बड़े मतलब परस्त हैं, अवसरवादी हैं, और ये समय के साथ कुछ भी कर सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, साथी बदल सकते हैं। अब जरा अगले दृश्य पर चलते हैं। अगला दृश्य जो है ये है आपका एक सीन है, एक फोटो है जो जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है और जिसको आप कह सकते हैं कि मैं आपको ऐसे दिखाता हूं इसको। जी, ये वो सीन है। ये आप देखिए, इसमें राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, इसमें पीडीपी की चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती दिखाई दे रही हैं। इसमें केवल जम्मू कश्मीर का चित्र है, इसमें भारत का चित्र नहीं दर्शाया गया है। तो ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है जिसमें भारत का ही चित्र गायब कर दिया गया है और सिर्फ जम्मू कश्मीर का एक चित्र लगाया गया है, और उसमें भी क्या कहा गया है ये आप भली भांति पढ़ सकते हैं। वेलकम राहुल गांधी जी टू जम्मू कश्मीर फॉर भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन भारत का चित्र नहीं है। इसके साथ एक और दूसरा चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लिखा है
ये दृश्य स्विट्जरलैंड का नहीं, भारत का है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और मैं आपको इसका एक विजुअल भी दिखाता हूं जो मुझे मिला है, जरा देखिए। ये जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच ट्रेन का आवागमन दिखाई दे रहा है, जो किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। ये योजनाएं, परियोजनाएं ये शो करती हैं कि जम्मू कश्मीर, भारत का जम्मू कश्मीर किस तरीके से विकास के पथ पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। एक और दृश्य देखते हैं। ये है शेखर कपूर का एक ट्वीट है। उन्होंने बीबीसी की जो षड्यंत्रकारी साजिशपूर्ण डॉक्यूमेंट्री है, उस पर सवाल खड़े करते हुए कुछ पुरानी घटनाओं के बारे में उल्लेख किया है। खास तौर से बंगाल में जो 1946 में 1946-47 में बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने नरसंहार कराए थे। पूछा है कि क्या बीबीसी उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगी, तो सिमी ग्रेवाल, जो राहुल गांधी की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, उन्होंने उल्टे शेखर कपूर से ही पूछ लिया, जी आप और कितना पीछे जाएंगे। मतलब इन लोगों को पीड़ा होती है जब गुजरात का ये जिक्र करें और गुजरात में नरसंहार के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराएं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब ये सब हुआ था, तब तो ठीक है। मतलब 2002 के गुजरात दंगों और जो लोग मारे गए, दोनों तरफ के लोग मारे गए थे, उसमें एक तरफा अगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करें तो वो ठीक है, 20 साल पहले की घटना। लेकिन जरा और पीछे चले जाएं, 1984 में चले जाएं, जब सिखों का कत्लेआम हुआ था, या उसी के आसपास जो हाशिमपुरा मलियाना में उस समय राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब जो घटनाएं हुई थी उसका जिक्र करें तो नहीं, वो इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो 1946 में, 1947 में विभाजन के समय जो कत्लो गारत हुआ था इस देश में, और बताते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोगों की हत्याएं की गई थी पंजाब में, बंगाल में, हरियाणा में। हरियाणा तो बना नहीं था उस समय, पंजाब का ही हिस्सा था। और उधर भी, जैसे हम अब पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वहाँ भी कितना कत्लो गारत हुआ था, उसका जिक्र नहीं करेंगे ये। और इसके लिए कौन जिम्मेदार था, इसका भी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सेलेक्टिव तौर पर नरेंद्र मोदी पर अटैक करने का कोई बहाना ये नहीं ढूंढेंगे, नहीं छोड़ते हैं। ये देखिए जरा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में साजिश के तहत पाकिस्तानी मूल के एक सांसद ने किस तरीके से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया, और फिर वहां के प्रधानमंत्री को खड़े होकर के उनको जवाब देना पड़ा, कहना पड़ा कि हम इस डॉक्यूमेंट्री और जो भारत के बारे में चरित्र चित्रण किया गया है उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here in the UK, are still without justice,
Does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible, and just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. That completes Prime Minister's. ये वीडियो चल नहीं पाया, इसलिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जवाब देते हुए आपको दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इसका जवाब दे दिया पार्लियामेंट के भीतर। मेरा कहना ये है कि हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो इस पाकिस्तानी मूल के सांसद के इस बेहुदा बयान पर यहाँ उनके बयान को शेयर करते हुए ट्विटर पर मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो कुछ हुआ था गुजरात में उसको दबाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। ये लोग कितने बड़े दोगले हैं और ये किस तरह घात लगा करके बैठे रहते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कुछ भी प्रधानमंत्री पर अटैक किया जाए, मोदी पर अटैक किया जाए, तो बस ये उसे लपकें और मौके की तरह उसको भुनाने की कोशिश करें, उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में फैसला दे चुका है। जो एसआईटी गठित की गई थी वो अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है। किसी आयोग ने, किसी एसआईटी ने, किसी कमेटी ने, किसी अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनकी भूमिका को लेकर के जरा सा भी कोई संदेह व्यक्त नहीं किया है कि वो किसी भी तरीके से उसमें शामिल थे या एक पार्टी बने हुए थे या नहीं थे। बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जो जो करना था हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने किया है। इसके बावजूद अगर उनकी छवि को लगातार बर्बाद किया जाता रहा तो इसके पीछे कौन कौन थे, कौन सी पार्टी थी, किन किन को टूल बनाया गया, प्रायोजित किया गया, किन को पद्मश्री दी गई, किन को फंड दिए गए, वो सारी चीजें हमारे सामने हैं। और अब जब 2023 और 2024 हमारे सामने आ गया है और जिसकी हम आशंका व्यक्त कर रहे थे वही सारी चीजें अब सामने आनी शुरू हुई हैं, तो कौन कौन सक्रिय हुआ है और किस तरह सक्रिय हुआ है, जरा इसको देखिए। एक चीज का उल्लेख करना मैं भूल गया, जरा देखिए। ये संजय राउत और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में साथ साथ चलते हुए दिखाई दिए थे, इस पर बात करते हैं जरा। ये एक जरा दृश्य देखिए। ये तो राहुल गांधी और संजय राउत बहुत खिलखिलाते हुए हंस रहे हैं, लेकिन संजय राउत सामना के संपादक पहले भी थे, आज भी हैं, और इन्होंने सोनिया गांधी पर किसी समय क्या हेडलाइन लगाई थी, जरा ये भी देख लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि इन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, इन बहरूपियों को पहचान लेने की जरूरत है कि ये मौका परस्त कब और क्यों और किन इरादों से, किन मंशाओं से एक दूसरे के साथ आ जाते हैं अपने अपने मकसद पूरे करने के लिए। पहले क्या करते थे, पहले क्या कहते थे? सोनिया गांधी करप्शन क्वीन थी, आज उनके बेटे के साथ कदम ताल करते हुए, हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने की नितांत आवश्यकता है। और आखिर में एक और दृश्य मेरी आंखों के सामने आया, उसको भी देख लेते हैं। आज ट्विटर पर
ये दृश्य चल रहा था। एक तरफ तो वो जो ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी मूल के सांसद सवाल उठा रहे थे, उसको किसने यहाँ रीट्वीट किया? विनोद कापड़ी ने। लिखे क्या लिखा है? 2002 और सैकड़ों का कत्लेआम कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला वीडियो ब्रिटिश संसद से है। यही वो चेहरे हैं, यही वो लोग हैं जो पाकिस्तानी मूल के सांसद को भी एक टूल के तौर पर भारत के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की साजिशें रचते रहते हैं। और ये जो एक मुहिम शुरू हुई है, मोदी को क्यों फिर से लाना है, इसमें बहुत सारे कारण गिनाए गए हैं। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इनके प्रधानमंत्री रहते हुए देश बन गया है। राम मंदिर का निर्माण तेज गति से हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार एक तरीके से हुआ, सौंदर्यीकरण हुआ है। महाकाल कॉरिडोर बन गया है। जल जीवन मिशन के तहत बहुत सारे लोगों को अब घर में पानी उपलब्ध है, स्वच्छ पानी उपलब्ध है, हो रहा है। 80 करोड़ जनसंख्या को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 5 लाख का हेल्थ बीमा, 22 एम्स जो हैं वो तैयार हुए हैं। किसानों को हर साल 6,000 रुपया उनकी जेब में पहुंच रहा है। 10 करोड़ से अधिक शौचालय भारत में गरीब परिवारों के यहाँ बन गए हैं। मुद्रा लोन उपलब्ध कराया जा रहा है रोजगार के लिए। एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। और जो मैंने योगी का नाम लिया है हेडिंग में कि योगी और मोदी क्यों जरूरी हैं, उसके लिए मैं एक दृश्य आपको दिखा करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अभी मौनी अमावस्या पर करीब 2 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई इलाहाबाद में, संगम में, गंगा में। और वहाँ के कुछ दृश्य मेरे पास हैं, वो आप भी देखिए और समझिए कि मोदी और योगी इस देश के लिए क्यों जरूरी है। ये पुष्प वर्षा करते हुए हेलीकॉप्टर है जो श्रद्धालु वहां मौनी अमावस्या के मौके पर डुबकी लगाने के लिए गए थे। जरा देखिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।